हेलो एवरीवन। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण पीवाईक्यू सीरीज का ये 33वां वीडियो, जिसमें हम करेंगे 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। अर्थात हमारे आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्रों में से हम 30 सवाल निकाल करके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट। आइए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ था। यह एक हमारे आयोग का एक फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं कि चिपको आंदोलन बहुत बार पूछा गया है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि 1900 जो है 73 में उत्तराखंड के चमोली ग्राम में जो है वहाँ जो है 27 महिलाओं द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। जिसमें महिलाओं की बात करें तो गौरा देवी इस महिला प्रमुख थी उसमें। और आंदोलन के प्रणेता यदि पूछे जाते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। सुंदरलाल बहुगुणा। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है और इतना सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो यह शुरू किया गया था वनों की कटाई के खिलाफ। तो वनों की कटाई के खिलाफ गौरा देवी समेत 27 महिलाएं जो हैं पेड़ों से जाकर चिपक गई थी और उन्होंने कहा था कि वन, यह जंगल ही हमारा मायका है, इसे हम कटने नहीं देंगे। तो ये जो है एक व्यापक आंदोलन के रूप में जो है शुरू हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ये एक इजी क्वालिटी का सवाल है, सबसे हमारा आसान सवाल है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, सबको पता है 78%। O2 पाई जाती है हमारी 21%। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड आता है कई बार प्रश्न, तो 0.04%। और एक और हमें याद कर लेना है, ऑर्गन गैस पाई जाती है 0.9%। इनको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ की परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो कहीं जहां ज्यादातर बाढ़ आती रहती है, बाढ़ की तीव्रता, तो बाढ़ की तीव्रता कितनी है, इसको मापने के लिए जो है एक यंत्र है, वह है FFMI कहलाता है। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसे कहा जाता है फ्लैश फ्लड फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। तो ये आपको याद रख लेना है फुल फॉर्म भी, फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। अर्थात इसके द्वारा हम जो है फ्लड की जो है मैग्नीट्यूड नापते हैं, इसकी तीव्रता नापा जाता है। वहीं एक आपको भूकंप की भी पता होगा कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। रिएक्टर एक इंडेक्स है जिसमें भूकंप की तीव्रता नापते हैं। वहीं FFMI जो इंडेक्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लड की जो वेरिएबिलिटी है उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके कक्षा कक्ष कक्षा कक्ष शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। क्लासरूम टीचिंग स्किल किसके द्वारा विकसित की जाती है, फीडबैक डिवाइस का उपयोग करके। अनुकरण, टी समूह, सूक्ष्म शिक्षण या अभिक्रमित निर्देशन। इसका सबसे सही उत्तर है वह है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, जब हम एक बहुत छोटे समूह में टीचिंग करते हैं या अपने पीयर ग्रुप में, जब हम मान लीजिए आपने बीएड में टीचिंग की होगी, बीएड या डीएलएड आपने किया होगा, तब आपने साथियों के बीच में टीचिंग करी होगी छोटे समूह में, तो वो क्या कहलाती, वो माइक्रो टीचिंग कहलाती है। ये आपको याद रख लेना है। और इसमें क्या होता है, यह एक रूप से फीडबैक के रूप का काम करता है। आपको उसमें फीडबैक भी मिला होगा। तो यही है, फीडबैक डिवाइस के रूप में विकसित किए जाते हैं माइक्रो टीचिंग। वहीं माइक्रो ये है तो मैक्रो क्या है, मैक्रो टीचिंग जब आप वास्तविक कक्षा में जाते हैं, वहां जब आप टीचिंग करते हैं तो उसको मैक्रो टीचिंग कहा जाता है। आई होप आपका जो है ये क्लियर हो गया होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट कि माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग के रूप में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी। ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन में से एक है हमारे आयोग का। तो आपको पता होगा मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसके रिसाव से 2 या 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपका पुराना पढ़ा हुआ रटा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन में कौन सी नदी अक्सर बाढ़ आती है और विशेष रूप से विनाशकारी बाढ़ 1993 की महान बाढ़ थी। तो ये एक बाढ़ के, यदि जब भी बाढ़ होती है वैश्विक स्तर पर बाढ़ की चर्चा होती है तो हमेशा चीन की चर्चा जरूर आती है, क्योंकि चीन में 1993 में एक होंगहो नदी है, ये हुआंगहे नदी है, इस पे एक विनाशकारी बाढ़ आई थी
विश्व में सबसे बड़ी बाढ़ जो है यहाँ आई थी चीन में 1993 में, जो आपको दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में। इसमें लगभग जो है 37 लाख लोग, यहाँ 1-2 लाख लोग की बात नहीं है, 37 लाख लोग इसमें जो है, ये जो है मृत्यु हो गई थी इतने लोगों की। वहीं 4 करोड़ के लगभग लोग जो है बेघर हो गए थे, इतनी अधिक वहां विशालकाय बाढ़ आई थी। वही बात करें 77 करोड़, 77,000 जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया बाढ़ के द्वारा प्रभावित हुआ था। तो इस प्रश्न को आपको याद रख लेना है। 1993 में बाढ़ आई थी, चीन में बाढ़ आई थी, और हुआंगवे नदी पर बाढ़ आई थी। इतना आपके लिए सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं। वनों में फूलों की प्रजाति कहलाती है। तो एक्चुअली ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के थ्रू हम इसे पहचान सकते हैं। तो फूलों की प्रजाति जो है, एक तो ये एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब जिसमें लेयर नहीं होती है। और एंजियोस्पर्म को बोला जाता है आवृत बीजी पौधे। और इन पौधों में ही जो है फूल पाए जाते हैं। कौन सा? जो एंजियोस्पर्म है। ब्रावियोफाइट्स फर्न में और इनमें जो है फूल ही नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका उत्तर जो है ये सही होगा। एक एलिमिनेशन मेथड से आपका सही हो जाएगा। बाकी डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको वैसे भी पता है कि आयोग जो है हर एक प्रश्न पत्र में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछता है, जो मतलब बहुत मुश्किल से आपसे बन सकते हैं यदि बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ा होगा। लेकिन उन 2-3 प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो बाकी का आपका सिलेबस छूट जाता है। तो इतनी जो है बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जितना आपसे हो सकता है। तो ये उसी प्रकृति का क्वेश्चन था, टफ हम मान सकते हैं। आगे देखते हैं। जो रतौंधी है किसकी कमी से होता है? बहुत आसान सवाल है। विटामिन ए की कमी से होता है। और जिसका विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये आज जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वही विटामिन बी की बात करें, थायमिन होता है। और इसका जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है क्या है? थायमिन है। और बेरी बेरी इसके द्वारा जो है रोग होता है। वहीं विटामिन सी आपको पता होगा एक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके द्वारा स्कर्वी रोग होता है। ये जस्ट एक रिवीजन के लिए था। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसलिए नाम है क्योंकि ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और इसके द्वारा रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स सूखा रोग जिसे कहा जाता है। तो ये जो है इसके लिए आई थिंक सफिशिएंट है। ई और बात कर लेते हैं, ई और के लिए। ई के द्वारा जो है बांझपन होता है, एक रोग का नाम है। और इसका रासायनिक नाम जो है, इसको बोला जाता है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। क्या बोला जाता है? टोकोफेरॉल। और के की भी बात कर लेते हैं। इसका रासायनिक नाम जो विटामिन के का है वह है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिलोक्विनेन इसका रासायनिक नाम है। वहीं बात करें इसके द्वारा क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का ना जमना, यानी खून निकलता रहता है यदि किसी को चोट लगती है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 5 से 7 साल के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसको याद कर लेना है, 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें एक स्वस्थ पुरुष के लिए, व्यक्ति के लिए आवश्यकता होती है प्रतिदिन 2200 कैलोरी की, याद रख लेना है। वहीं एक महिला को भी आवश्यकता होती है 1800 कैलोरी की। इतना जो है आपके लिए याद रख लेना है। वहीं जो लोग ज्यादा मेहनत का काम करते हैं उनके लिए ज्यादा आवश्यकता होगी। तो उनके लिए हम याद रख सकते हैं कि उन्हें जो है लगभग 2600 कैलोरी की, जो मान लीजिए जिम जाते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनको ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन एक सामान्य इंसान को जरूरत पड़ती है, पुरुष को 2200 कैलोरी की प्रतिदिन। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पैराथायराइड हार्मोन के साथ काम करने वाला विटामिन है। तो जो ये हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है, पैराथायराइड, पैराथायराइड जो है और विटामिन डी, ये दोनों मिल करके हमेशा काम करते हैं। कभी कभी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो पैराथायराइड की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है उसकी कमी को पूरा करने के लिए। और दोनों मिल करके करते क्या है, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस के स्तर को बना करके रखते हैं। तो ये दोनों हमेशा मिलकर के काम करते हैं, याद रख लेना है। कहीं भी पैराथायराइड हार्मोन की बात आएगी
तो उसके साथ हमेशा बात आएगी किसकी? विटामिन डी की। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विकल्प टंका की संरचनाओं को सही ढंग से परिभाषित करता है? विच अमंग फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टंक? इसको वैसे पढ़ा जाता है टैंक, टैंकाज लिखा है इसमें, तो टैंक ही आप इसको ज्यादा पढ़ेंगे तो आसानी से उत्तर जान पाएंगे। टैंक क्या कहलाएगा? पीने के उद्देश्य से छतों से एकत्रित वर्षा जल के भंडारण के लिए भूमिगत जो टैंक बनाया जाता है, सिंचाई के लिए जो है बांधों का निर्माण, रूफ टॉप जो बनाए जाते हैं, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसको आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है कि पानी छत का आपका नीचे जाता है। वहीं यदि आप भूमिगत टैंक भी बना लेते हैं, छतों का पानी जो है एकत्रित होता है, वर्षा का पानी, उसका उद्देश्य आप पीने के रूप में कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के बाद, और बाकी कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। तो टैंक की टंक का जो है संरचना यही प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है, मंगलयान, हमारी अंतरिक्ष की कक्षा में आपने पढ़ा होगा, पुराने प्रश्न पत्र में मिला है कि हमारा मंगलयान जो है वह 2013 में हमने लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ स्थित है ये? श्रीहरिकोटा में स्थित है ये। इतनी चीज इसके बारे में याद रख लेनी है। अब इसके साथ यह प्रश्न आता है कि इसके लिए जो प्रमोचन यान है, किसका प्रयोग किया गया था? प्रमोचन यान को बोला जाता है लॉन्चिंग व्हीकल। तो पीएसएलवी जो है, प्रकृति का मिसाइल जो है, लॉन्चिंग व्हीकल है, यूज किया गया था। और इसका सीरीज भी हमें याद करना पड़ता है, C-25। तो पीएसएलवी C-25 के द्वारा इस मंगलयान को लॉन्च किया गया था। इतना आपको याद रख लेना है। इसका सही उत्तर है हमारा 2013। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसरो में उपग्रह परियोजना निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? तो जो है हमारी सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर पहली महिला बनी थी, उसका नाम है अनुराधा टीके। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है। वहीं बात करें हम कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पहले अध्यक्ष थे सोमनाथ, अभी जनवरी में ही चेंज हुए हैं। इसके जो है एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष थे। अब जो है नए जो अध्यक्ष हैं वो हैं वी नारायणन। इसको याद रख लेना है, वी नारायणन। डी डॉक्टर डॉक्टर वी नारायणन, इसका याद रख लेना है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान चेयरमैन हैं। इसके पहले जो डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं, इसके पुराने अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ऑस्कर 1 जो सैटेलाइट है, उसको कब सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया है? तो ये भारत का जो है पहला रेडियो सैटेलाइट था। रेडियो सैटेलाइट, रेडियो सैटेलाइट का मतलब रेडियो स्टेशन इसके थ्रू द्वारा जो चलते हैं, अलग अलग देशों में इसको सुना जा सकता है। जब रेडियो सैटेलाइट लॉन्च होता है उसके सिग्नल्स को, तो पहला रेडियो सैटेलाइट था। और साथ साथ ये पहला कौन सा था? गैर सरकारी। इसको पहला गैर सरकारी उपग्रह भी कहा जाता है, यानी ये प्राइवेट था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ये सन 1961 में लॉन्च किया गया था। तो इतना आपको ये याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध, ये भी एक पुराना हमारा क्वेश्चन है। जब कभी भी पूछा जाता है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो उसका सही उत्तर है टिहरी बांध है। और ये भागीरथी में स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। वहीं इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है। इसी साथ साथ आता है कि सबसे लंबा जो बांध है वह कौन सा है? सबसे जो लंबा बांध है वह बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। और है कहाँ पर ये? महानदी में स्थित है। महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित यह बांध है। और इसकी लंबाई, यदि सबसे लंबा बांध है तो इसकी लंबाई कितनी है? तो यह है 25.8 किलोमीटर, यानी लगभग 26 किलोमीटर लंबा ये एक बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। एक और इसी में क्वेश्चन ऐड होता है, सबसे जो बड़ा या सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? जब इसकी बात आती है तब आपको इसका उत्तर लिखना है भाखड़ा नागल बांध। ये जो हमारे पुराने प्रश्न में था, आपका रिवीजन भी हो गया है। भाखड़ा नागल बांध, गुरुत्वीय बांध का मतलब है कि सबसे ज्यादा अपने भार के कारण, यानी ये जो पानी को रोके हुए है सतलज नदी के, किसके कारण? अपने भार के कारण। इसका इतना ज्यादा वजन है
इसलिए इसको गुरुत्वीय बांध बोला जाता है, यानी अत्यधिक इसका क्या है, ग्रेविटी इसकी ज्यादा है। सतलुज नदी पर बना हुआ है। इतना आई होप इसके लिए आपके लिए सफिशिएंट हो जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो सर्वाधिक रन है, व्यक्तिगत किसी के रन है, आपको पता होगा अच्छे से, वन एंड ओनली हमारे सचिन तेंदुलकर जो हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय इनके क्या हैं, रन हैं। बात करें इनके शतक की, तो ये इन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाए हुए हैं। और इतना ही याद रख लेना है, कितने रन बनाए इस पर नहीं जाना है हमें, क्योंकि ये नहीं पूछेंगे कि कितने रन बनाए इन्होंने, इतना ही हमें याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगाभ्यास के बारे में जानकारी कहाँ से उपलब्ध होती है, वेद और उपनिषद से। तो ये जो है इसके दोनों करेक्ट आंसर हैं। वेद और उपनिषद दोनों से ही योग अभ्यास के बारे में जानकारी उत्पन्न हमें मिलती है। वहीं वेद की बात करें तो वेद में हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों की चर्चा की गई है। सबसे पुराने वेद की बात करें तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना जो वेद है। इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसमें वेद क्या है, इसमें किनकी चर्चा की गई है, तो वेद जो है इसमें हमारे धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं की बात की गई है। यानी ये हमारे आम जनता के लिए ये जो है बनाए जाते हैं, वेद बनाए गए हैं, यानी हर कोई इन्हें पढ़ सकता है, उनके जीवन में के लिए ये जो है उपयोगी हैं। वहीं बात करते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद जो होते हैं, यही वेदों की बात करें तो वेद में जो है धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा की चर्चा की गई है। वहीं उपनिषद में इनका कारण बताया जाता है। कारण बताया जाता है किस तरह से, दार्शनिक रूप में। तो इसमें हमेशा दार्शनिक बात होती है, दर्शन की बात होती है, और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है। यानी ये आम जनता से जुड़ा नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों से जुड़ा है। और जो दर्शन सीखना चाहते हैं, दर्शन विषयों को, उनसे जुड़ा हुआ ये एक विषय है उपनिषद। वहीं बात करें वेद जो है आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं का ज्ञान होता है इसमें। एक और अधिकतम क्वेश्चन आता है ये वाला कि सत्यमेव जयते, यह जो कथन है किससे लिया गया है, तो यह एक मुंडक उपनिषद, मुंडक या मुंडकोपनिषद कहा जाता है, इस उपनिषद से लिया गया है क्या, सत्यमेव जयते। इतना आपके लिए जो है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परियोजना पद्धति, परियोजना पद्धति को आपको पता है किलपेट्रिक के द्वारा दी गई है, किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है परियोजना विधि। इसके लाभ क्या हैं, प्राकृतिक स्थिति प्रदान करता है और रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। तो हमेशा ही इस तरह के प्रश्न में हमारा बोथ 1 एंड 2 इसके करेक्ट आंसर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से खेल कूद विधि किन सिद्धांतों पर आधारित है। जो हम खेल कूद विधि प्रयोग करते हैं तो बच्चे अपने स्वयं की अंदर की अभिव्यक्ति उसके द्वारा क्या होती है, निकल के बाहर आती है। अंतः शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, ये आपको याद रखना है वर्ड, कि नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक स्वभाव का सिद्धांत। तो दोनों ही सिद्धांत इसमें लागू होते हैं, किसमें, प्ले बेस्ड मेथड, ये प्ले वे मेथड है, खेल खेल के द्वारा जो हम शिक्षण विधि करते हैं। इसका भी उत्तर क्या है, बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। स्कूल ने पौधे के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया है। एक स्कूल ने जो फील्ड ट्रिप प्लान की है, किसके द्वारा, टाइप किस चीज के लिए, प्लांट स्टडी के लिए, पौधे के बारे में जो है बच्चे जाने। बॉटनिकल पार्क आसपास ले जा सकते हैं बच्चों को। इससे बच्चे क्या जान पाएंगे, कुछ पौधों को उनके नाम से पहचान जाएंगे, पौधों के बाहरी लक्षण को देख करके उनमें भेद कर पाएंगे। तो यदि हम बॉटनिकल पार्क या पौधों के अध्ययन के लिए हम ले जाते हैं बच्चों को, तो बच्चे ये दोनों कर पाएंगे, क्योंकि वहां उन्हें बताया जाएगा बहुत सारे पौधों के बारे में, उनके लक्षण के बारे में, उनकी पत्तियों में डिफरेंस, उनके जो औषधीय गुण हैं। तो ये दोनों चीजें जो है बच्चे जान पाएंगे, किसके द्वारा, फील्ड ट्रिप के द्वारा। तो बढ़ते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन को। आप देख रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि आपका टाइम वेस्ट किए बिना, लगभग 30 मिनट मेरा टारगेट रहता है, लेकिन इतनी भी जल्दबाजी नहीं है, इसके पहले या बाद में हो पाता है, उतना समय मैं लेता हूँ। लेकिन उद्देश्य रहता है कि 30 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। और आपकी ये जो 30 मिनट हैं एक दिन में, आपके इस तरह से कि आप कुछ ना कुछ नया सीखें, या इन 30 क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएं
कि आपके एग्जाम में आए तो आप जो है एक बार में सही उत्तर लगा लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक की भूमिका रूप में सही क्या है? तो शिक्षक की भूमिका बताना है हमें कि विभिन्न छात्रों, योग्यताओं, विशिष्टताओं, विविधता की उपेक्षा करनी चाहिए, तो ये गलत है। केवल पाठ योजना पर ध्यान देना चाहिए, तो एक और चीज ध्यान रखिए, कभी कभी केवल वर्ड आता है तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है। अत्यधिक प्रश्नों में ये उत्तर हमेशा गलत होते हैं। अभी हम इसे टिक नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। शिक्षकों को वार्षिक योजना, जब एनुअल प्लान करते हैं, इसके साथ साथ पाठ योजना पर भी ध्यान देना चाहिए, तो बिल्कुल सही उत्तर है। एनुअल प्लान तो हम बनाते हैं टीचिंग का, साथ साथ में हम लेसन प्लानिंग भी करते हैं। आपको पता होगा कि हम एक एक चैप्टर की क्या बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे क्या है, शिक्षकों को छात्रों के प्रति एक सामान्यीकृत रूढ़िवादी, तो कहीं भी रूढ़िवादी शब्द आता है ना, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव बन जाता है। ऑप्शन तो इसलिए गलत हो जाता है। प्रश्न था कि शिक्षक की भूमिका के रूप में सत्य है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किसके परिणाम स्वरूप जो है ओजोन परत का ह्रास होता है? ओजोन लेयर का जो ह्रास होता है, आपको पता होगा, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके द्वारा जो है ओजोन परत का ह्रास होता है। और ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जो हम एसी, फ्रिज ये उपयोग करते हैं, इनके द्वारा बहुत ज्यादा सीएफसी उत्पन्न होता है। वहीं इसके साथ साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये उत्पन्न होते हैं वाहनों के द्वारा। इसके द्वारा भी जो है ओजोन परत को ह्रास होता है। और आपको पता है ओजोन परत में ह्रास कहाँ है? अंटार्कटिका में हमने देखा था ओजोन परत में छिद्र। और इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी लाया गया था वैश्विक स्तर पर। आगे देखते हैं। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभावों को मान्यता देते हुए किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ओजोन क्षरण से संबंधित जो संधि है वह हमारी कहलाती है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसके पिछले प्रश्न में हमने भी यही चर्चा की है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है पहली बार ओजोन की परत के क्षरण को रोकने के लिए एक वैश्विक स्तर पर एक संधि की गई थी। और यह संधि 1987 में की गई थी, इसका ईयर भी याद रख लेना है। तो यह थी ओजोन परत के क्षरण से संबंधित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झीलों में, पहाड़ों में उच्च अम्लता की अल्प अवधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एपिसोडिक अम्लीकरण। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी सी जानकारी अध्ययन करें तो ये जो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, ठंडे क्षेत्रों में जहाँ झील और पहाड़ पाए जाते हैं वहाँ बर्फ जमी रहती है। तो जब हमारा बसंत यानी स्प्रिंग का मौसम आता है, स्प्रिंग के मौसम से हल्का गर्मी होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ एसिडिक जो हमारे यौगिक हैं जो वायु में मिले रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बर्फ को पिघलाने लगते हैं। बर्फ वहाँ की क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। इससे वहाँ का एक कुछ समय के लिए पीएच लेवल जो है वो अम्लीय हो जाता है, डाउन हो जाता है। आपको पता है ना, पीएच लेवल यदि 7 से कम हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, अम्लीय कहा जाता है। तो इसलिए उस जगह को, उस जो झील और पहाड़ी के क्षेत्र को जब हमारा पीएच लेवल डाउन हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, उसे एपिसोडिक एसिडिफिकेशन कहा जाता है। इतना आपको याद रख लेना है और इतना ही आपका सफिशिएंट है इसके संदर्भ में। आगे बात करते हैं कि किसे बायोमास उत्पादन की दर के रूप में माना जाता है? तो बायोमास प्रोडक्शन कहा जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी। कोई भी हमारा पारितंत्र है वहां पर जैव विविधता की मात्रा अधिक बढ़ेगी, यानी वहां का बायोमास अत्यधिक रूप में बढ़ रहा है, और उसको हम उत्पादकता ही बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसके सिंपल आंसर रहते हैं, बट हमें ये लगने लगता है कि अरे इसका इतना सरल तो नहीं होना चाहिए आंसर। बट कई बार सरल क्वेश्चन भी पूछता है आयोग हमारा। तो आपको सरल से लेकर कठिन प्रश्न को भी हल करना है, सरल प्रश्न भी हल करना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दलदलों में पाई जाती है? तो कहीं भी जो मिट्टी है, जो दलदली क्षेत्र है, वहां हमेशा मार्स गैस निकलती है। और मार्स गैस मीथेन को भी कहा जाता है। तो जो मीथेन गैस है, आपको ये याद रख लेना है, जो मीथेन गैस है CH4 इसका सूत्र है, इसको मार्स गैस कहा जाता है। जानवरों के पाचन तंत्र का भी उपोत्पाद है, मतलब गोबर वगैरह भी उसमें पाई जाती है। इवन गोबर गैस आप जानते होंगे, जो गोबर गैस प्लांट होता है, जो पुराने समय में हमारे घरों में जो बिजली उत्पन्न हो, कई घरों में आपने देखा होगा, या खाना बनाने की गैस के रूप में उपयोग किया जाता था, वहां भी मीथेन गैस
उत्पन्न होती है गोबर गैस से। वहीं सबसे ज़्यादा जो धान के खेत होंगे, आपको पता है कि जब धान लगाई जाती है चावल की खेती के लिए, तब वहाँ पानी भरा जाता है बहुत ज़्यादा, तब वो दलदल क्षेत्र बन जाता है, इसलिए वहाँ भी हमारी मीथेन गैस अत्यधिक मात्रा में निकलती है। तो ये जो है आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, सागर तल में भी ऐसी गैस पाई जाती है। जो समुद्र होगा उसके जो सबसे सतह में नीचे ये गैस भरपूर मात्रा में पाई जाती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब हम सोडा की बोतल खोलते हैं, वैसे सोडा को हम क्या बोलते हैं? एक हमारा ये पेय पदार्थ है और कोल्ड ड्रिंक की तरह रहता है। कोल्ड ड्रिंक भी इसी कैटेगरी में आता है। ये बनता कैसे है? नॉर्मल एक जैसे कोई एक ड्रिंक है, ड्रिंक को इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक किसे कहा जाता है? इस ड्रिंक में पानी रहता है अत्यधिक मात्रा में और CO2 मिलाते हैं, तो दोनों में क्या बन जाता है? H2CO3 बन जाता है। इसको कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनिक अम्ल। और ये कैसे मिलाया जाता है? हाई प्रेशर में। किसी लिक्विड में हाई प्रेशर में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं, उससे कार्बोनिक अम्ल बनता है, और यही हमारे सोडा में रहता है, यही हमारे पेय पदार्थ में रहता है। तो जब कभी भी हल्की सी हीट मिलती है या सोडा की बोतल खोलते हैं, तो तुरंत इसमें जो मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तीव्र मात्रा में निकलती है। तो ये जो है इसका उत्तर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हम कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं तो हमें जो डकार आती है उसमें भी जो गैस, कई बार आप देखते होंगे बहुत जल्दी जल्दी हमें डकार आती है और गैस निकलती है, तो वही CO2 गैस निकल रही होती है, इससे उस कोल्ड ड्रिंक से। तो इस प्रश्न का उत्तर यह रहा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा आकलन चिंतनशील संस्कृति, हम इंग्लिश बात करेंगे, रिफ्लेक्टिव कल्चर इन असेसमेंट रहता है। तो यदि असेसमेंट के रिफ्लेक्टिव कल्चर की बात करें, रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है? हमें अपना आईना दिखाना, और हमेशा जब हम आईना देखेंगे इसका मतलब हम स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब बच्चों और बच्चों के बीच में, बच्चे यानी दोनों कई सारे जो बच्चे स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई चीज आपस में प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक तरह से वह स्वयं का असेसमेंट कर रहे हैं। साथ साथ में जैसे पीयर असेसमेंट भी उनका हो रहा है, समकक्ष आकलन, यानी एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, उससे भी एक दूसरे का स्वयं का आकलन कर लेंगे, साथ में एक दूसरे का भी आकलन कर लेंगे। तो ये जो है इसके अंतर्गत ये दोनों आता है, इसके अंतर्गत रिफ्लेक्टिव कल्चर इन असेसमेंट। तो ये जो इसका उत्तर है हमारा 2 और 3, ऑप्शन नंबर ओनली 2 एंड 3, इसको आपको याद कर लेना है। इसमें जो हमारा टेस्ट कल्चर है ये नहीं आता है। आयोग ने भी इसको सही उत्तर माना है, ऑप्शन नंबर बी को, ये हमें याद कर लेना है। तो आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। नीचे उन प्रश्नों के उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा वाक्य एक नकारात्मक है? आपको बताना है कि इनमें से 4 जो ऑप्शन है उसमें नेगेटिव कौन सा है। बेल्जियम राजधानी का नाम है, गरीबी ही उच्च बेरोजगारी का एकमात्र कारण नहीं है, अपने उत्तर को न्यायोचित ठहराएं, कोविड फैलने के 3 कारण बताएं, या सबसे लंबी बहने वाली नदी है। देखिए ये जो है छोटे बच्चों के प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। इनमें नेगेटिव कौन सा है, पूछा क्या है, इसमें नकारात्मक वाक्य कौन सा है। तो ये था आज के लिए, वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको लगातार वीडियो जो मैं ला रहा हूँ आपको पसंद आ रही होंगी, और ये हमने शुरू किया था पहली वीडियो से और हम पहुंच गए हैं 33 वीडियो तक। और हम ये उम्मीद है कि ये जो, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी परीक्षा तक हमने लगभग 100 जो है EVS के पूरे कर लेंगे सीरीज। और जब जब आप 100वें लेवल तक आएंगे तो यकीन मानिए आपको स्वयं फील होगा कि आपने बहुत लेवल हासिल कर लिया है EVS के स्तर पर। और इसके साथ साथ हम बाल विकास की भी सीरीज लाएंगे जैसे ही समय मिलता है, हिंदी की भी सीरीज लाएंगे और विषयों की भी सीरीज लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।